एपिसोड 193 ओरलैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा जान एक रैंक 9 की गोली बना लेता है और उसका परिचय देने लगता है। और अब आगे अब जैसे पिल टावर के बुड्ढे हमारे जान से ये पूछते हैं कि तुम्हारी गोली किस काम में आती है, तो हमारा जान चलता है तो हमारी मतलब कि उसकी उस गोली के बारे में बताने लगता है कि इस गोली का नाम है महान बोधिसत्व वापसी गोली। ये गोली एक रैंक 9 की गोली है। इसका प्रभाव बोधिसत्व गोली के समान है। हालांकि यह गोली सिर्फ बोधिसत्व मतलब कि सिर्फ संभावनाओं को बढ़ाएगी। मतलब कि एक गोली है ना, अगर कोई भी व्यक्ति इस गोली को खाता है तो उसकी संभावना 50% बढ़ जाएंगी मतलब कि डाउ सेंग लेवल में पहुंचने में। और भाई साहब जैसे हमारा जान एक कहता है कि इस गोली की सहायता से कोई भी बंदा टू डाउ जोंग लेवल से अपग्रेड करने में 50% चांसेस हैं, तो सभी की सभी नजर इस गोली पर टिक जाती है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, वो ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि डाउ सेंग लेवल में पहुंचना इतना आसान नहीं है। अगर इन सभी लोगों को ऐसी गोली मिल जाए तो ये डाउ सेंग लेवल में पहुंच सकते हैं। मतलब कि इन्हें डाउ सेंग लेवल में पहुंचने में एक मौका मिल सकता है। और भाई साहब जब ऐसी बात यहाँ के आसपास के लोग सुनते हैं ना, तो एकदम ये पागल हो जाते हैं। अब हमें बोधिसत्व गोली के बारे में बताया जाता है जो कि मात्र 20% चांसेस बढ़ा सकती है किसी के डाउ जोंग लेवल में अपग्रेड करने में। लेकिन जो हमारी जान की गोली है ना, ये तो सीधा दुगना चांसेस बढ़ा देगी। मतलब कि लगभग 50% चांसेस हैं कि कोई भी बंदा टू डाउ जोंग लेवल से अपग्रेड कर सकता है डाउ शेंग लेवल में। और भाई साहब अगर ये बात सेंटर फ्लेम में फैल गई ना, तो सारे के सारे टू डाउ जोंग के 9 लेवल वाले बंदे पोलन स्टार पवेलियन के द्वार पर भीड़ लगाने लगेंगे और भीख मांगने लगेंगे पोलन स्टार पवेलियन से कि हमें वो गोली दे दो, हम जिंदगी भर के लिए पोलन स्टार पवेलियन के गुलाम बनने के मंजूर हैं। हालांकि ये बोधिसत्व गोली बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस सेंटर फ्लेम में सिर्फ हमारा जान ही इसे बना सकता है, क्योंकि हमारे जान के पास ही इस गोली को बनाने का फॉर्मूला है। और तो और इस गोली को बनाने के लिए हेवनली फ्लेम की आवश्यकता भी पड़ती है, इसलिए इस गोली को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और तो और अगर इस गोली का फॉर्मूला और किसी को भी मिल जाए तो भी वो इतनी आसानी से गोली नहीं बना सकता, क्योंकि इस गोली को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे जान ने बोधिसत्व वृक्ष से प्राप्त किया है। हालांकि सामने वाला व्यक्ति जितनी भी ट्रेनिंग कर ले, भले ही वो ये गोली बना ले, फिर भी उस गोली की पावर हमारे जान के बराबर नहीं होगी। अब इतने में जान चलता है तो यहाँ पर और भी कहने लगता है कि इस गोली की पावर इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि इसे मैंने बोधिसत्व बीज की सहायता से बनाया है। और भाई साहब जान की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर पहला बुढ़ा हमारे जान को देखकर कहने लगता है कि जान तुम्हें गलत दावा नहीं करना चाहिए, मतलब कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो तुम्हें पिल टावर के बुजुर्ग नहीं बनाया जाएगा। और भाई साहब हमारा जान ये बात सुनकर वहाँ पर पहले बुढ़े से कहने लगता है कि बुजुर्ग आप निश्चिंत रहें, मैं बिल्कुल भी झूठा दावा नहीं कर रहा। अगर मैं झूठा दावा कर रहा हूँ तो इसका परिणाम भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। और भाई साहब यह कहकर हमारा जान वहाँ पर मुस्कुराने लगता है। और भाई साहब जान की ऐसी आवाज सुनकर वहाँ पर एक दूसरे को बुढ़े देखते हैं और अपना सिर लाते हैं। लेकिन अब इतने में पहला बुढ़ा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि बोधिसत्व गोली एलर हू की बनाई गई गोली से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इस कॉम्पिटिशन का विजेता जान होता है। और भाई साहब जैसे ही पहला बुड्ढा कहता है ना और हु ये बात सुनता है तो हु वहाँ पर थोड़ा हैरान हो जाता है। वो यहाँ पर सोचने लगता है कि वो दोबारा से याओलाओ से हार गए, लेकिन इस बार वो याओलाओ से क्या, वो तो उसके शिष्य से भी हार गया, धिक्कार है उसके जीवन पर। और भाई साहब यहाँ पर हु एकदम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन इतने में हमें जुआंग कोंग जी को बताया जाता है जो कि मास्टर याओलाओ को देखकर बधाई देने लगते हैं कि बधाई हो याओलाओ, आखिरकार तुमने एक ऐसे शिष्य को टीच किया है जो तुमसे भी आगे निकल गया, बधाई हो याओलाओ बधाई हो। और भाई साहब मास्टर याओलाओ को जैसी बधाई जुआंग कोंग जी कहते हैं ना, तो मास्टर याओलाओ के चेहरे पर एकदम प्रसन्नता दौड़ जाती है। हालांकि मास्टर याओलाओ समझ जाते हैं कि जान उनसे भी आगे निकल चुका है, लेकिन उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि उन्होंने एक ऐसे शिष्य को टीच किया है जो उनसे भी ज्यादा निकल गया, मतलब कि उनसे भी आगे निकल गया। उन्हें अपनी शिक्षा पर फख्र होता है कि मैंने एक ऐसे शिष्य को टीच किया जो मुझसे भी आगे निकल चुका है। हालांकि यहाँ पर जैसी मास्टर याओलाओ आस-पास की नजरें घुमाते हैं ना, तो उन्हें सबकी नजरों में एक सम्मान नजर आता है। हालांकि पहले भी इन सबकी नजरों में सम्मान था, लेकिन अब वो सम्मान और भी ज्यादा बढ़ चुका था। अब इतने में हमें पिल टावर के पहले बुड्ढे को बताया जाता है जो कि जान को देख रहा होता है। उसे समझ में आ जाता है कि जान भले ही छोटी उम्र का है, लेकिन उसकी पावर और उसकी हेल्पनेस उसके बराबरी है। भले ही छोटी उम्र का है, लेकिन सेंटर फ्लेम में मतलब कि इस दुनिया में उम्र को नहीं देखा जाता, बल्कि पावर और काबिलियत को देखा जाता है। और उससे मतलब कि पहले बुड्ढे को समझ में आ जाता है कि जान उसकी बराबरी का ही है। और भाई यह बात सोचते ही पहले बुड्ढे के चेहरे पर एकदम फीकी सी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन अब इतने में ये पहला बुड्ढा चलता है तो जान से कहने लगता है कि जान आप छोटे पिल टावर के बुजुर्ग हैं, आपको और याओ चैन को मेरे साथ चलना चाहिए। हम उस मामले पर चर्चा करेंगे जो आप दोनों यहाँ हमारे पास लेकर आए हैं। और भाई साहब जब हमारे जान
पहले बुड्ढी की बात सुनता है तो हमारा जान मन में खुश हो जाता है। जान झट से पहले बुड्ढी की ओर देखता है और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगता है कि शुक्रिया एल्डर, क्योंकि यहाँ पर हमारा जान आया ही पिल टावर को अपने गठबंधन में मिलाने के लिए। और तो अगर एक बुढ़ा मतलब कि पहले नंबर का बुढ़ा अगर हमारा जान एक कॉम्पिटिशन नहीं जीता होता ना तो वो पहले मतलब कि पहले नंबर का बुढ़ा उसे भाव भी नहीं देगा। और भाई साहब पहला बुढ़ा है कहकर यहाँ से मुड़ता है और धीरे धीरे मंच से नीचे चला जाता है और उसके पीछे कई बुड्ढी भी चली जाती हैं। अब इतने मास्टर याला और जुआन कोंग जी चलते हैं तो हमारे जान के पास आते हैं और पास आने के बाद वहाँ पर बोलने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारा गठबंधन बनने के लिए एकदम तैयार है। और भाई साहब यह कहकर ये सभी के सभी बंदे पहले बुड्ढी की ओर जाने लगते हैं, मतलब कि उसके पीछे जाने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें छोटे पिल टावर के एक कमरे का सीन बताया जाता है जहाँ पर 10-15 कुर्सी रखी हुई होती हैं और उस कुर्सी पर सब लोग बैठे हुए होते हैं। अब इतने में यहाँ पर पहला बुड्ढा यहाँ पर सभी से कहता है कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि छोटा पिल टावर या फिर बड़ा पिल टावर हमेशा से स्वतंत्र रहा है, वो कभी भी किसी भी गुट में नहीं मिला है, इसलिए इसे हमारा एक नियम माना जा सकता है। हालांकि मुझे पता है कि होलो सोल हमारा पुराना दुश्मन है, इसलिए हमें गठबंधन में मिलकर उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन ऐसा करने पर हमारे पिल टावर का ये नियम टूट जाएगा, इसलिए यहाँ के अधिकतर बुढ़े इस गठबंधन के खिलाफ हैं। और भाई साहब जैसे यहाँ पर ये आवाज गूंजती है ना तो यहाँ पर हमारा जान चलता है तो पहले बुढ़े की ओर देखकर कहने लगता है कि पहले बुजुर्ग आपको पता है कि होलो सोल हमेशा से ही पिल टावर के हाई लेवल के एल्पिनिस्टों को पकड़ता रहा है। हालांकि एक काम उसने गोपनीयता से किया है, मतलब कि सीक्रेटली किया है, लेकिन जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें बहुत सारी जानकारी लीक हो गई है। और तो और पिल टावर का एक कर्तव्य है कि वो अपने एल्पिनिस्टों की रक्षा करे, लेकिन पिल टावर काफी सालों से एल्पिनिस्टों की रक्षा ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है। और तो और अगर ऐसे ही जारी रहा तो कुछ बड़े लेवल के हाई लेवल के एल्पिनिस्ट पिल टावर से नाराज भी हो जाएंगे और पिल टावर की जो रेपुटेशन है ना वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी और उस समय ये पिल टावर सिर्फ एक नाम का पिल टावर रह जाएगा। और तो और अगर ये सिर्फ नाम का ही पिल टावर रह जाएगा तो इस पिल टावर और मामूली गुटों में क्या ही अंतर रहेगा। और भाई साहब जैसे ही हमारा जान ये बात कहता है ना तो यहाँ पर जितने भी बुड्ढे थे ना वो सारे के सारे बुड्ढे एकदम हैरान हो जाते हैं। हालांकि इनमें से कुछ बुड्ढे नाराज भी होते हैं हमारे जान की बातों से, लेकिन यहाँ के अधिकतर बुड्ढे समझ जाते हैं कि जान एकदम सही कह रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत सारे एल्पिनिस्ट पिल टावर से नाराज हो जाएंगे और वो उसकी इज्जत ही नहीं करेंगे। और तो और जब पिल टावर एल्पिनिस्टों की सुरक्षा ही नहीं कर सकता तो भरा एल्पिनिस्ट उन्हें मतलब कि पिल टावर को इतना अच्छी रिस्पेक्ट क्यों देंगे। और भाई साहब जान की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर जो पिल टावर का पहला बुड्ढा था ना वो यहाँ पर कहने लगता है कि याओ चैन आपका शिष्य शक्तियों और एल्पिनिस्ट के मामले में सबसे अच्छा नहीं बल्कि शब्दों के मामले में भी बहुत ही ज्यादा तीखा है। और भाई साहब इस पहले बुड्ढे की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर मास्टर याओ भी कहने लगते हैं कि हाँ मुझे पता है कि युवा पीढ़ी थोड़ी अहंकारी होती है, लेकिन अगर मेरे शिष्य की बातों से आपको किसी भी प्रकार की ठेस पहुंची है ना तो उसे माफ कर देना। और भाई साहब यह कहकर हमारे मास्टर मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन इतने में पिल टावर का पहला बुड्ढा है ना ये भी और भी कहने लगता है कि हाँ ये लड़का अहंकारी हो सकता है, लेकिन इसकी ताकत के हिसाब से इसे अहंकार होना नहीं कहा जा सकता। अब इतने में बुड्ढा चलता है तो हमारे जान की ओर देखकर वहाँ पर कहने लगता है कि आपको छोटे पिल टावर का एक बुजुर्ग माना जा सकता है और पिल टावर के नियमों के मुताबिक यहाँ पर एक मतदान होगा और आप भी इसमें वोट कर सकते हो। और भाई साहब यह कहकर यहाँ पर वोट होते हैं और पलक झपकते ही फैसला हमारे जान के पक्ष में आ जाता है। अब जैसे ये फैसला हमारे जान के पक्ष में आता है ना तो हमारा जान एकदम दिल से खुश हो जाता है। हालांकि चेहरे पर तो हमारा जान थोड़ा बहुत ही प्रसन्नता बताता है, लेकिन पिल टावर का पहला बुड्ढा समझ जाता है कि जान बहुत खुश है इस गठबंधन से। लेकिन अब इतने में यहाँ पर पहला बुड्ढा कहता है कि होलो सोल हमारा बहुत पुराना दुश्मन है, उसकी ताकत के कारण हम कभी भी उससे नहीं लड़ पाए और अगर हम उससे लड़ते हैं तो अभी तक जो हमें नुकसान हुए है ना उससे कई गुना ज्यादा नुकसान अब हमें होगा, इसलिए सभी लोग अब तैयार हो जाए होलो सोल से लड़ने के लिए। और भाई साहब यह पहला बुड्ढा कहता है तभी यहाँ पर हमारा जान भी कह देता है कि एल्डर आप निश्चिंत रहें, पिल टावर अकेले होलो सोल से नहीं लड़ेगा, जब भी समय आएगा मैं पिल टावर के साथ खड़ा रहूंगा। और भाई साहब जान की ऐसी बातें सुनकर पहले बुड्ढे के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ जाती है और वो जान की ओर देखकर जान से पूछने लगता है कि हम गठबंधन की शुरुआत कब से करेंगे। अब यह बात सुनकर हमारा जान कह देता है कि पहले बुजुर्ग आप 3 दिनों के बाद पोलन स्टार पवेलियन में आ सकते हैं, हमने वहाँ पर बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लोवर सेक्ट को भी बुलाया है और हम वहीं से गठबंधन की शुरुआत करेंगे। और भाई साहब जब ये पहला बुड्ढा ये सुनता है कि जान ने बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लोवर सेक्ट को भी अपने गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया है तो एकदम वो प्रसन्न हो जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि जान ऐसा लगता है कि तुम सच में अब कुछ बड़ा करने वाले हो। ठीक है जान, मैं 3 दिनों बाद पोलन स्टार पवेलियन में व्यक्तिगत रूप से गठबंधन की शर्तों को पूरा करने के लिए आऊंगा। और भाई साहब यह कहकर पिल टावर का पहला बुड्ढा मुस्कुराने लगता है। और तो और जब पिल टावर का ये बुड्ढा ये कहता है ना तो पिल टावर का बुड्ढा था ना उसके शरीर में जो ठंडा खून पड़ा था बहुत सालों से वो भी गर्म होने लगता है और वो वहाँ पर कहने लगता है कि होलो सोल अब पुरानी शिकायतों को दूर करने का समय आ गया है। और भाई साहब यह
कहकर ये बुड्ढा मतलब कि पिल टावर का पहला बुड्ढा मुस्कुराने लगता है। अब जैसे ही पूरी तरह से छोटे पिल टावर के मुद्दे सुलझ जाते हैं ना तो जियान चलता है तो यहाँ पर अधिक देर तक नहीं रुकता। वो सिर्फ एक दिन तक रुकने के बाद तेजी से पोलन स्टार पवेलियन की ओर चला जाता है। अब पोलन स्टार पवेलियन में जाने के बाद जियान वहाँ पर तैयारी करने लगता है क्योंकि 2 दिन बाद गठबंधन की मीटिंग होने वाली है। अब पलक झपकती 2 दिन भी बीत जाती है और तो और इन 2 दिनों के अंदर पोलन स्टार पवेलियन की सुरक्षा बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी जाती है। पोलन स्टार पवेलियन के 50 किलोमीटर तक सुरक्षा के भारी इंतजाम कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई भी छोटी मोटी हरकत होती है ना तो तुरंत इसकी जानकारी मास्टर या हमारे जान को दी जाए, मतलब कि ऐसा इंतजाम कर दिया जाता है। अब तीसरे दिन का सुबह का सूरज निकलता है और हमारे मास्टर और जान पोलन स्टार पवेलियन के गेट पर ही सभी के मतलब कि अपने मेहमानों के आने का इंतजार करने लगते हैं। अब थोड़ा समय गुजर जाता है और सबसे पहले पिलोवर सेक्टर के कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अब जैसे ये लोग आते हैं ना तो हमारे जान की नजर सबसे पहले यूनियन पर पड़ती है, जो कि एकदम अपने लाल चेहरे से हमारे जान को देख रही होती है। इतने में हमारे जान की नजर वहाँ पर सामने खड़ी हुई 2 बुड्ढी अम्माओं पर भी पड़ती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। हमारा जान उनकी पावर को देखकर ही पहचान जाता है कि इनमें से एक महिला है जो कि बानसेंग लेवल के मीडियम लेवल पर है और एक महिला है जो कि बानसेंग लेवल के हाई लेवल पर है। अब इतने में मास्टर की नजर भी दोनों महिलाओं पर पड़ती है। अब जैसे हमारे मास्टर उन दोनों महिलाओं को देखते हैं तो वहाँ पर मास्टर उन दोनों को देखकर कहने लगते हैं कि फेरी किंग फेरी हुआ, हमें मिले हुए काफी साल हो गए हैं, आप लोग कैसे हैं। और भाई साहब है कहकर हमारे मास्टर यावलाओ मुस्कुराने लगते हैं और उनका अभिवादन करने लगते हैं। अब भाई साहब जैसे ये दोनों महिला हमारे मास्टर यावलाओ को दिखती है ना तो मास्टर यावलाओ को वो एक पल के लिए देखती है, मतलब एक पल की टुकुर टुकुर देखती है। और देखने के बाद हमारे मास्टर यावलाओ से कहते हैं कि यावलाओ हम बहुत सालों से नहीं मिले हैं और मुझे नहीं पता था कि हमें इतने सालों के बाद हम तुमसे मिलेंगे तो तुम बूढ़े आदमी में बदल जाओगे। और भाई साहब जब मास्टर ये सुनते हैं ना तो वो थोड़े शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। और भाई साहब जब हमारा जान इन दोनों महिलाओं को देखता है ना तो हमारा जान था 1 नंबर का ठरकी, तो वो एक ही बार में समझ जाता है कि ये दोनों महिलाएं हमारे मास्टर को जवान एक ही तरह दिख रही हैं। समझदार को सारा काफी है यार। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर सोचने लगता है कि ऐसा लगता है कि उस समय मेरे शिक्षक बहुत ही ज्यादा सुंदर और आकर्षित रहे होंगे और तो और मेरे मास्टर के लिए बहुत सारे रिश्ते भी आए होंगे। अब भाई साहब यहाँ पर ऐसी बातें चली रही थी तभी यहाँ पर बर्निंग फ्लेम वैली के लोग भी आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर बर्निंग फ्लेम वैली के लोग आते हैं ना तो यहाँ पर जो आसमान में सभी लोग खड़े हुए थे चारों तरफ गर्म हवाएं फैल जाती हैं। अब जैसे ये गर्म हवा फैलती है ना तो यहाँ पर लाल रोशनी प्रकट होती है और ये दूसरे पल ही बिखर जाती है और यहाँ पर और एक लाल बालों वाला आदमी दिखाई देने लगता है जिसकी भयानक मात्रा में शक्ति हमारा जान भी महसूस कर सकता था। अब जैसे हमारा जान इस लाल वाले बालों को आदमी को देखता है ना तो हमारे जान थोड़ा हैरान हो जाता है कि इसके पास इस तरह की शक्तियां हैं। और यही हमारे मास्टर भी इस लाल वाले आदमी को देखते हैं ना तो वो भी उससे कहने लगते हैं कि तुम अभी भी जीवित हो। लेकिन वो लाल बालों वाला आदमी हो यून कुछ भी नहीं कहता मास्टर से, बल्कि वो मास्टर से ये कहने लगता है कि तुम जीवित हो सकते हो तो मैं जीवित क्यों नहीं रह सकता। और यहीं जब हमारा जान उस लाल बालों वाले आदमी को देखता है तो हमारा जान समझ जाता है कि ये लाल बालों वाला आदमी हो यून उससे भी ज्यादा पावरफुल है, मतलब कि हमारा जान है 1 स्टार प्रारंभिक बानसेंग और जे उन यून है ना ये है मध्यम लेवल का 1 स्टार डाउशेंग। ठीक है, सॉरी हमारा जान भी डाउशेंग ही है। ठीक है, अब इतने में बुड्ढा चलता है तो हमारे मास्टर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके पीछे तानसेन और तान हुओ मतलब कि वो लाल कपड़ों वाली लड़की भी थी। ठीक है, अब इतने मास्टर यावलाओ चलते हैं तो इस लाल वाले हुन यू से कहने लगते हैं कि तुम सच में डाउ शेंग लेवल पर पहुंच गए हो। अब जैसी हुन यू यहाँ पर ए वाली बात सुनता है ना तो यहाँ पर मास्टर यावलाओ से बात करते समय वो कहने लगता है कि हाँ मैं डाउ शेंग लेवल पर पहुंच गया हूँ लेकिन मैं मरने से बाल बचा हूँ, लेकिन तुम्हारे पीछे जो लड़का है ना वो तो बहुत ही ज्यादा खास है। और भाई साहब यह कहकर जो हुन यून था ना ये जान को देखने लगता है। अब जैसे हमारा जान हुन यून को अपनी ओर देखते हुए दिखता है ना तो हमारा जान चलता है तो तुरंत सामने आकर हुनियों को प्रणाम करने लगता है कि मैं जान बर्निंग फ्लेम वैली के इस मेहमान का अभिवादन करता हूँ। और भाई साहब ये हमारा जान कहता है तभी यहाँ पर हुन यून चलता है तो हमारे जान को देखकर कहने लगता है कि आप मेरी पोती के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त हैं, मैं आपकी शादी मेरी पोती से कराना चाहता हूँ। और भाई साहब जैसे ये बुड्ढा यहाँ पर एक कहता है ना हुनियो यहाँ पर जान से एक कहता है ना तो जान थोड़ा हैरान हो जाता है। और भाई तान हो मतलब कि इस बुड्ढे की पोती जब इस बुड्ढे को ऐसा कहते हुए सुनती है तो इसका चेहरा भी एकदम लाल हो जाता है। हालांकि तान हो इसकी पीठ पर एक चपाट लगाना चाहती थी लेकिन वो यहाँ पर ज्यादा लोगों के होने के कारण सिर्फ इस बुड्ढे की पीठ को ही घूरने लगती है। हालांकि हमारा जान थोड़ा स्तंभ रहने के बाद थोड़ा शर्मिंदा भी हो जाता है और मुस्कुराने लगता है लेकिन वो इस बुड्ढे को कोई भी जवाब नहीं देता। अब यहाँ पर ऐसा कुछ चल ही रहा होता है तभी एक बार और आसमान में गड़गड़ाने की आवाज आती है और पिल टावर के लोग यहाँ पर आ जाते हैं। पिल टावर के लोगों के साथ जोंग कोंग जी भी यहाँ पर आए हुए थे। अब जैसे ये पिल टावर का पहला बुड्ढा यहाँ पर आता है ना तो यहाँ पर गड़गड़ाने वाली आवाज में कहता है कि हुन यून अभी तक तुम मरे नहीं हो।
और भाई साहब है आवाज सुनकर बर्निंग फ्लेम वैली का हून यून वो भी हंसने लगता है कि पिल टावर के बुड्ढे, अगर तू नहीं मरा तो मैं कैसे मर सकता हूँ। मतलब कि बर्निंग फ्लेम वैली का हून यून पिल टावर के बुड्ढे का नाम लेते हुए कहता है कि बूढ़े लीन, जब तू नहीं मरा है तो मैं कैसे मर सकता हूँ। और यह कहकर वो मुस्कुराने लगता है। अब जैसे सभी के सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो मास्टर यावलाव चलते हैं तो सभी को पोलनस्टार पवेलियन के अंदर ले जाती हैं। अब अंदर ले जाने के बाद मास्टर यावलाव चलते हैं तो यहाँ पर बातचीत करने लगते हैं, ऐसा वैसा जेबो और ऐसा भी बातचीत होने के बाद सभी के सभी लोग अब इस गठबंधन के विषय में बात करने लगते हैं। मास्टर यावलाव चलते हैं तो सबके दिलों में पहले आग लगाती हैं कि आप सभी को पता है, मतलब कि सबसे पहले पिल टावर के लोगों से कहते हैं कि आप सभी को पता है कि होल ऑफ सोल कई सालों से पिल टावर के एल्पिनिस्टों को पकड़ रहा है, जिससे पिल टावर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और तो और फ्लोवर सेक्ट को कई सालों से प्रोफाइन स्काई संप्रदाय की सहायता से होल ऑफ सोल दबाता जा रहा है, जिससे फ्लोवर सेक्ट को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और तो और उस समय बर्निंग फ्लेम वैली की हून यून ने होल ऑफ सोल से शत्रुता की थी, लेकिन होल ऑफ सोल की पावर ज्यादा होने के कारण हून यून होल ऑफ सोल का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और भाई साहब जब मास्टर यावलाव यहाँ पर ऐसा ये सब कुछ कहते हैं ना तो सभी के सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं। और तो और हमारा जान भी शांत हो जाता है, क्योंकि हमारे जान को भी पता नहीं था कि होल ऑफ सोल की दुश्मनी इन तीनों मजबूत गुटों से भी होगी। लेकिन इतने में मास्टर यावलाव यहाँ पर और भी कहते हैं कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रोफाइन स्काई संप्रदाय ने बहुत सारे गुटों को इकट्ठा कर एक अलायंस बना ली थी, और उस अलायंस ने हम पर हमला कर दिया था, मतलब पोलनस्टार पवेलियन पर हमला कर दिया था। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि इसके पीछे भी होल ऑफ सोल का ही हाथ था, इसलिए मैं और मेरा शिष्य मतलब कि ये चेला होल ऑफ सोल के पुराने दुश्मन है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर मास्टर यावलाव की सभी लोग बातें सुनते हैं ना तो वो अपना सिर हिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना, ये सभी के सभी बंदे यावलाव की बातों से एकदम सहमत थे। अब इतने में यहाँ पर बर्निंग फ्लेम वैली का बुड्ढा हून यून चलता है तो यहाँ पर पूछने लगता है कि एक बार जब हम गठबंधन में शामिल हो जाएंगे तो क्या हमारे क्लैनों के मामले भी इस गठबंधन में जुड़ जाएंगे? मतलब कि मेरा क्लैन है, मेरे क्लैन में आज सब्जी बनेगी, मतलब कि भिंडी की सब्जी बनेगी, तो क्या हमारा जान ये रोक सकता है कि नहीं इसकी आपके क्लैन में भिंडी की सब्जी नहीं बल्कि आलू की सब्जी बनेगी? ऐसा ही कुछ जो बर्निंग फ्लेम वैली का पूछ रहा है ना। अब भाई साहब जैसे बर्निंग फ्लेम वैली का बुड्ढा हून यून ये कहता है ना तो यहाँ पर मास्टर यावलाव कह देते हैं कि नहीं, हमारा ये गठबंधन सिर्फ सामान्य शर्तों के बल बनेगा, स्वाभाविक रूप से हम सिर्फ होल ऑफ सोल से लड़ने में इसकी मदद लेंगे, ना कि अपने क्लैनों की प्रॉब्लम सुलझाने में। मतलब कि अपने अपने क्लैनों की प्रॉब्लम अपने अपने क्लैनों में ही सुलझेगी, ना कि गठबंधन सुलझाएगा। लेकिन अब इतने में यहाँ पर जान चलता है तो वो बोलने लगता है कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम पर होल ऑफ सोल हमला करता है तो इस समय हम सभी मिलकर होल ऑफ सोल से लड़ेंगे। और तो और अगर होल ऑफ सोल एक पार्टी पर हमला करता है, जैसे कि माना जाए बर्निंग फ्लेम वैली पर होल ऑफ सोल हमला करता है ना, तो बर्निंग फ्लेम वैली के साथ जान भी लड़ेगा, पोलनस्टार पवेलियन भी लड़ेगा, पिल टावर भी लड़ेगा और फ्लोवर सेक्ट भी लड़ेगा। मतलब कि सभी के सभी होल ऑफ सोल से लड़ेंगे अगर होल ऑफ सोल ने बर्निंग फ्लेम वैली पर हमला किया। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर हमारे जान ये सब समझाता है ना तो यहाँ पर छोटे पिल टावर का जो पहला बुड्ढा आया हुआ था ना वो उसे रिला देता है कि ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इतने में यहाँ पर फ्लोवर सेक्ट की महिला फेरी किंग नामक महिला बोलती है कि ठीक है, हमारा गठबंधन बन चुका है, लेकिन अगर हमें गठबंधन को सही तरीके से बनाना है ना तो हमें एक गठबंधन लीडर चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि गठबंधन लीडर हमारे गठबंधन में कौन बनेगा, मतलब कि एक अलायंस लीडर चाहिए, तो वो कौन बनेगा? अब भाई साहब जैसे ये महिला यहाँ पर एक कहती है ना फ्लोवर सेक्ट की, तो इस हॉल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। इतने में यहाँ पर मास्टर यावलाव बोलते हैं कि गठबंधन का सुझाव मैंने दिया था, इसलिए मैं तो इसका लीडर बिल्कुल भी नहीं बन सकता, इसलिए आप तीनों सेक्टों को इस बात का चयन करना है कि कौन इस गठबंधन का लीडर बनेगा। और भाई साहब जैसे पिल टावर का एक बुढ़ा फ्लोवर सेक्ट की बुढ़ी अम्माई और बर्निंग फ्लेम वैली का ये बुड्ढा सुनता है ना कि यावलाव लीडर बनने से पीछे हट गया है, तो ये थोड़े हैरान हो जाते हैं कि भैया तू क्या कर रहा है, हम यहाँ पर तुम्हारी वजह से आए हैं और तुम लीडर हटने से पीछे हो रहे हो, मतलब कि लीडर बनने से पीछे हो रहे हो। लेकिन इतने में यहाँ पर जान फूट पड़ता है कि किसी को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर कोई भी यहाँ पर इस अलायंस का लीडर बनता है ना तो हम अन्य 3 लीडर भी बनाएंगे, मतलब कि 3 छोटे लीडर भी बनाएंगे, बोला जाए तो 3 बुड्ढी भी बनाएंगे इस अलायंस में। और अगर तीनों बुड्ढों की राय एकता में नहीं मिली, मतलब कि अगर अलायंस के लीडर ने कोई गलत फैसला ले लिया है और अगर तीनों बुड्ढे चाहते हैं कि नहीं आपका फैसला गलत है, तो भाई अलायंस के लीडर को भी अपना आदेश बदलना पड़ेगा। मतलब कि जान यहाँ पर ये कहता है। अब जैसे हमारे जान ये कहता है ना तो यहाँ पर फ्लोवर सेक्ट की बुड्ढी अम्मा एक बार और बोल जाती है कि हालांकि मैं अलायंस लीडर बन सकती थी, लेकिन मैं इतनी पावरफुल नहीं हूँ कि मैं अलायंस पद के लीडर को संभाल सकूं। इसके अतिरिक्त बर्निंग फ्लेम वैली के हू यून शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा गर्म है। बोला जाए तो बर्निंग फ्लेम वैली के इस पूर्वज का खून एकदम गर्म है। वो भी बहुत अच्छे गठबंधन लीडर होंगे, मतलब कि अलायंस के लीडर होंगे,
लेकिन इनका खून बहुत ही ज्यादा गर्म है, इसलिए ये भी गठबंधन लीडर बनने के काबिल नहीं है। इसलिए अब बचे दो लोग, याओ चैन और पिलटावर के पहले बुड्ढा मिस्टर लीन। ये दोनों शक्तिशाली हैं और तो और आप दोनों के पास एक प्रतिष्ठा है कि आप इस पूरी दो की कंटेंट से किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हो। और भाई यह कहकर फेरी किंग मुस्कुराने लगती है। हालांकि जब फेरी किंग बर्निंग फ्लेम वैली के उस बुड्ढे को मना करती है कि नहीं ये लीडर नहीं बन सकते, तो बुड्ढा एक पल के लिए वो नाराज हो जाता है, लेकिन वो दूसरे पल ही समझ जाता है कि ये एकदम फेरी किंग सही कह रही है, क्योंकि मेरा खून थोड़ा गर्म है तो हो सकता है कि मैं गठबंधन के लिए मतलब कि अलायंस के लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दूं, इसलिए वो भी तुरंत पीछे हट जाता है। अब जैसे ही पिलटावर का पहला बुड्ढा मिस्टर लीन ये सुनते हैं कि उसे और याओ चैन को दोनों में से एक किसी को अलायंस का लीडर बनना है, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन अब इतने में पिलटावर का पहला बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि ठीक है मैं लीडर बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा खून बहुत ही ज्यादा ठंडा हो चुका है, इसलिए शायद मैं इतना उपयुक्त नहीं हूँ इस गठबंधन के लिए। और तो और अगर इस अलायंस को एक सीमित समय तक मतलब कि अगर सीमित रखना होता तो शायद मैं ठीक रहता, लेकिन हमारी अलायंस को लगातार आगे बढ़ाना है, बोला जाए तो बड़ा करना है, इसलिए मैं इसके लिए उपयुक्त नहीं रहूंगा। मेरे ख्याल से इस अलायंस का लीडर सबसे अच्छा याओ चैन ही रहेगा। अब भाई साहब जैसे पिलटावर का लीडर मतलब कि पिलटावर का पहला बुड्ढा ये कहता है ना, तो यहाँ पर फ्लोवर सेक्ट की वो बुड्ढी अम्मा मुस्कुराने लगती है और याओ लाओ की ओर देखकर कहने लगते है कि याओ चैन अब तुम इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अब भाई साहब जैसे हमारे मास्टर ये बात सुनते हैं ना, तो वो मुस्कुराने लगते हैं। एक पल के लिए झिझकने के बाद मास्टर चलते हैं तो वो इस जिम्मेदारी को ले लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने के बाद मास्टर चलते हैं तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि अब आप सभी लोग इतना कह रहे हैं तो ठीक है, मैं फिलहाल के लिए मतलब कि टेम्परली इस अलायंस का लीडर बन जाता हूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई उपयुक्त इंसान मिले आपको तो आप उसे मेरी जगह अगला लीडर इस अलायंस का बना सकते हैं। अब भाई साहब मास्टर याओलाओ की यह बात सुनकर हमारा जान भी मुस्कुराने लगता है और वो समझ जाता है कि आखिरकार मास्टर याओलाओ के हाथों में अलायंस के लीडर का पद आ ही गया है। लेकिन अब इतने में जान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि चूंकि अब सब कुछ हो चुका है, अलायंस का लीडर भी बन चुका है, तो मेरे ख्याल से अलायंस का एक नाम भी होना चाहिए। और भाई साहब जैसे हमारा जान एक कहता है ना, तो बर्निंग फ्लेम वैली का वो बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर तुरंत बोल पड़ता है कि जान एकदम सही कह रहा है, एक अच्छा नाम ही हमें बताएगा कि हम कितना शक्तिशाली हैं, वरना अगर हम छोटा मोटा नाम रख दें तो हम सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएंगे। मेरे ख्याल से हमारी अलायंस का नाम परम धर्मी होल होना चाहिए। और जैसे बर्निंग फ्लेम वैली का ये बुड्ढा ये कहता है ना, तो यहाँ पर एक दो बंदे खांसने लगते हैं कि क्या बात कर रहे हो तुम, हम होल ऑफ सोल से लड़ने के लिए एक गुट बना रहे हैं, ना कि एक और नया होल ऑफ सोल। अब इसके बाद पिलटावर का पहला बुड्ढा चलता है तो वो भी एक नाम बताता है और हमारा जान चलता है तो उसी नाम को मतलब कि उसी नाम में थोड़ा बहुत चेंजेस कर हमारा नाम मतलब कि इस अलायंस का नाम रख देता है हेवनली अलायंस। हालांकि इसका नाम हमारे जान ने स्काई मेंशन रखा है, लेकिन हम इसे स्काई मेंशन या फिर हेवनली अलायंस दोनों नामों से पुकारेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारा जान ये नाम रखता है ना स्काई मेंशन, तो यहाँ पर पिलटावर का पहला बुड्ढा कहने लगता है कि हाँ हाँ बहुत अच्छा नाम है ये। यही मास्टर याओलाओ चलते हैं तो वो भी मुस्कुराते हुए ये सहमति दे देते हैं कि हाँ अच्छा नाम है। अब यहाँ पर मास्टर याओलाओ कह देते हैं कि किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है, इसलिए हम हमारी अलायंस को स्काई मेंशन बुलाएंगे आज से। अब जैसे मास्टर याओलाओ ये कहते हैं ना, तो यहाँ पर एक बुड्ढा मतलब कि सारे बुड्ढे हैं सिर्फ हमारे जान को छोड़कर, तो यहाँ पर एक बुड्ढा कह देता है कि चलो अब हमारे अलायंस का नाम तो रखा हो गया और तो और हमारी अलायंस भी बन गई है, तो चलो एक मतलब कि वो चढ़ा लेते हैं। खैर समझदार को सारा काफी है, क्या चढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब भाई साहब ये वाली आवाज गूंजी थी और हमारा जान कांच का गिलास उठाकर चढ़ाने वाला था, तभी हमारे जान को कुछ महसूस होता है और वो तुरंत इस होल के बीच में दिखने लगता है और हमें फिर यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है कि स्काई मेंशन अच्छा है, ये एक दबंग नाम लग रहा है, लेकिन ये होल का प्रमुख आप सभी को देखना चाहता है, सॉरी मतलब कि जानना चाहता है कि आप इस स्काई मेंशन को बनाकर जिंदा रह पाएंगे या फिर नहीं। और भाई साहब जैसे हमारा जाने वाली आवाज सुनता है तो हमारा जाने वहां पर कहने लगता है कि होल का प्रमुख मतलब कि होल ऑफ सोल का प्रमुख, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सामने वाला जो बंदा है जो यहाँ पर अपने आप को होल का चीफ बता रहा है, ये होल ऑफ सोल का लीडर हो। अब हमारा जान ये सोच ही रहा होता है, तभी सामने एक छोटा सा पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से काला धुआं आता है और इस धुआं से एक मानव बन जाता है, बोला जाए तो एक आवृत्ति आ जाती है जो कि धुंधली दिख रही होती है। अब जैसे ये आवृत्ति बनती है ना होल ऑफ सोल के बंदे की, तो यहाँ पर पिलटावर का जो पहला बुड्ढा है ना उसे गौर से देखने लगता है और वो दूसरे पल ही समझ जाता है कि ये शायद होल ऑफ सोल का डिप्टी चीफ है। लेकिन इतने में यहाँ पर ये होल ऑफ सोल का बंदा बोल जाता है कि मुझे प्रमुख मत कहो, मुझे शायद आप लोग डिप्टी
डिप्टी चीफ कह सकते हो। और भाई साहब ये डिप्टी चीफ यही कहता ही है, और हाँ इसका नाम नहीं है, इसका नाम ही डिप्टी चीफ है, ठीक है। अब इतने में जैसे हमारा जान इस डिप्टी चीफ को देखता है ना होल ऑफ सोल के, तो हमारा जान चलता है तो यहाँ पर इस डिप्टी चीफ से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि होल ऑफ सोल का डिप्टी चीफ ज्यादा साहसी नहीं है। तुमने मेरे पोलन स्टार पवेलियन में घुसने का साहस किया है, शायद तुम्हें यहाँ पर अपने शरीर का उपयोग कर यहाँ पर आना था। तुम तो यहाँ पर सिर्फ एक भ्रम वाली आवृत्ति के साथ आए हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम डरपोक हो? और भाई साहब यह कहकर हमारा जान यहाँ पर मुस्कुराने लगता है, मतलब कि उसके चेहरे पर एकदम ठंडी चमक आ जाती है, क्योंकि हमारा जान समझ जाता है कि ये सामने वाला बंदा है ना, इसका शरीर नहीं आया है बल्कि इसकी एक परछाई सामने आई हुई है। अब ये डिप्टी चीफ हमारे जान की बात सुनता है ना, तो ये डिप्टी चीफ चलता है तो यहाँ पर हमारी जान से कहने लगता है कि जान इतने वर्षों में तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे डरपोक कहा है। और भाई साहब यह कहकर होल ऑफ सोल के इस डिप्टी चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हालांकि तुम्हारी वर्तमान ताकत ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। अगर मुझे पता होता कि तुम इस लेवल पर पहुंच जाओगे तो मैं पहले ही जियो कबीले को पूरी तरह से खत्म कर देता। अब भाई साहब जैसे डिप्टी चीफ ये कहता है ना हमारे जान से, तो हमारा जान भी इस डिप्टी चीफ से कहने लगता है कि आपके होल ऑफ सोल के कई बंदों ने मुझसे ये बात कई बार कही है। और भाई साहब यह कहकर हमारे जान की आंखों में एकदम ठंडी चमक आ जाती है। लेकिन हमारे जान डिप्टी चीफ से और भी कहता है कि अगर तुम यहाँ पर सिर्फ एक फालतू बकवास करने के लिए आए हो तो यहाँ पर तुम अब एक पल भी नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। और भाई साहब यह कहकर हमारा जान हाथ उठाता है धीरे धीरे, और जो डिप्टी चीफ था ना उसके आसपास का स्थान सुकड़ने लगता है। लेकिन इतने में डिप्टी चीफ कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे बकवास करने के लिए नहीं बल्कि ताओसी जेट टोकन को लेने के लिए आया हूँ। और भाई साहब यह कहकर डिप्टी चीफ मुस्कुराने लगता है। इतने में डिप्टी चीफ कल चलता है तो वो अपनी मतलब कि जहाँ पर वो खड़ा था ना वहीं से काला कोरा निकलता है एक दर्पण से, और सामने एक दर्पण बन जाता है। अब जैसे ही वो दर्पण बनता है ना तो दर्पण में एक आवृत्ति दिखाई देने लगती है। बोला जाए तो दर्पण के अंदर एक झील दिखाई देने लगती है। अब जैसे ये झील दिखाती है ना तो हमें दिखता है कि इस झील में मकड़ी के जाले जैसी जंजीरें चारों तरफ लटकी हुई हैं, और तो और इन जंजीरों में जकड़ा हुआ एक इंसान वहाँ पर बैठा हुआ है। और भाई साहब जैसे ही हमारा जान इस आवृत्ति को देखता है इस दर्पण में, और वो भी जंजीरों में लिपटा हुआ, तो हमारे जान का शरीर अचानक खड़ा हो जाता है, और हमारे जान के शरीर से एकदम भयानक मात्रा में शक्तियां निकलने लगती हैं। और बगल में जो कुर्सी वगैरह थी ना वो भी एकदम चकनाचूर हो जाती हैं, धूल में बदल जाती हैं, क्योंकि हमारा जान इस दर्पण में जिस आवृत्ति को दिख रहा था ना वो और कोई नहीं बल्कि हमारे जान के फादर होते हैं। और जब हमारा जान ये दिखता है कि उसके फादर इस अवस्था में है तो हमारा जान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब इतने में यहाँ पर डिप्टी चीफ चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि जान उस प्राचीन ताओसी जेट टोकन को मुझे सौंप दो, वरना तुम्हारे पिता अब जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन यहीं इस आवृत्ति के सामने हमारा जान तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, उसे इसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी कि ये होल ऑफ सोल का डिप्टी चीफ क्या कहना चाहता है। वो तो किसी जंगली जानवर की तरह सिर्फ सबको काट कर मार कर फेंक देना चाहता था। हमारा जान अपने मन में ये सोच रहा है कि जो सामने वाला व्यक्ति है ना डिप्टी चीफ, वो इसके हजारों टुकड़े कर दे। लेकिन इतने में ही जान के कंधे पर एक हाथ रखा होता है और एक बुरी आवाज आती है कि जान शांत हो जाओ। और भाई साहब जैसे ये आवाज आती है ना तो हमारा जान दोबारा से अपने सेंसरों में वापस आता है और दोबारा से अपने आप को शांत करने लगता है। सबसे पहले तो हमारा जान दो गहरी सांस लेता है, और फिर इसके बाद हमारे जान को मतलब कि हमारा जान जो सामने वाले व्यक्ति को मारना चाहता था ना वो हमारे इरादे को अपने दिल में दबा देता है, और तो और उसका जो क्रूर चेहरा था ना वो भी धीरे धीरे पहले जैसा हो जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो सामने वाली आवृत्ति मतलब कि डिप्टी चीफ को देखकर वहां पर कहने लगता है कि प्राचीन जेट टोकन तो मैं सौंप दूं, मुझे डर है कि अगर मैंने ऐसा किया और प्राचीन ताओसी एशियंस जेट टोकन तो मैं सौंप दिया तो मेरे पिताजी और भी जल्दी मारे जाएंगे, इसलिए ये चाल मेरे खिलाफ एकदम बेकार है। सबसे पहले मेरे पिता को मेरे पास लाओ, अन्यथा तुम ये सब कह रहे हो ना ये सब एकदम बेकार है। मेरे हाथ में प्राचीन जेट टोकन है, इसलिए मुझे पता है कि मेरे पिता अभी भी जिंदा हैं, और यदि इस प्राचीन जेट में मेरे पिता का संबंध टूट गया तो मैं इस प्राचीन जेट टोकन को वो कबीले को सौंप दूंगा, और फिर तुम इसे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। और भाई साहब जैसे हमारा जान एक कहता है ना तो यहाँ पर जो डिप्टी कमांडर ये भी हमारे जान से कहने लगता है कि जान तुम प्राचीन जेट टोकन के कारण अपने पिता की मृत्यु को नजरअंदाज कर रहे हो। और भाई साहब होल ऑफ सोल के डिप्टी कमांडर की ये बात सुनकर हमारा जान मुस्कुराने लगता है, और तो और फिर एक पल के बाद ही हमारी जान के चेहरे पर दोबारा से शांति छा जाती है, क्योंकि हमारा जान ये बात बिल्कुल भी नहीं जानता कि होल ऑफ सोल इस
प्राचीन जेट के टोकन के पीछे इतनी बुरी तरह से क्यों पड़ा हुआ है। फिर दूसरे पल वो सोचने लगता है कि चाहे जो भी हो, ये प्राचीन जेट टोकन मेरे पिता का जीवन है। जब तक ये जेट मेरे पास है ना, होल ऑफ सोल मेरे पिता की जान बिल्कुल भी नहीं ले सकता। बोला जाए तो एक प्रकार से ये प्राचीन जेट टोकन जब तक हमारे जान के पास है ना, जब तक ये गारंटी है इस प्राचीन जेट टोकन की कि होल ऑफ सोल के अंदर हमारे जान के फादर एकदम सुरक्षित हैं। हालांकि हमारा जान ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि अगर हमारे जान ने इस ताओसी जेट टोकन को होल ऑफ सोल को दे दिया ना, तो उसी समय होल ऑफ सोल उसकी पिता को मतलब कि उसकी पिता की जान ले लेगा। अब भाई साहब जैसे ये डिप्टी कमांडर ये दिखता है कि जान के ऊपर उसकी बातों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर ये डिप्टी कमांडर समझ जाता है कि पहले ट्यांगजोंग ने एकदम सही कहा है कि जान ये बहुत ही ज्यादा निर्दयी है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर डिप्टी कमांडर से कहने लगता है कि अगर आप मतलब कि अगर तू यहाँ पर अपने शरीर के साथ नहीं आ सकता है ना, तो यहाँ से तू जा सकता है। और भाई साहब जैसे हमारा जान एक कहता है ना, तो यहाँ पर ये डिप्टी कमांडर हमारे जान से कहने लगता है कि जान तुम्हें इतना अहंकारी नहीं बनना चाहिए, तुम इस स्काई मेंशन की सहायता से मतलब कि इसकी स्थापना कर होल ऑफ सोल से नहीं लड़ सकते। एक बार जब मेरा होल ऑफ सोल अपनी ताकत को बताएगा ना, तो तुम हमसे जीतने की उम्मीद ही छोड़ दोगे। और भाई साहब है कर यहाँ पर डिप्टी कमांडर हंसने लगता है। अब इतने में डिप्टी कमांडर चलता है तो पिल टावर के बुड्ढों की ओर देखने लगता है और वहाँ पर पिल टावर के बुड्ढे से कहता है कि आमतौर पर हम हमारा चेहरा नहीं बताते थे, इसलिए अब पिल टावर ये मत कहना कि हम अब होल ऑफ सोल बहुत ही ज्यादा दुष्ट हो गए हैं। मैं बहुत समय से तुम्हारे एल्पिनिस्टों मतलब कि पिल टावर के एल्पिनिस्टों पर नजर रखा हुआ हूँ, मैं उन सभी को देख लूंगा। और भाई साहब है क्या कर अब ये डिप्टी कमांडर चलता है तो फ्लावर सेक्टर और बर्निंग फ्लेम वैली की ओर भी दिखने लगता है, और फिर देखने के बाद उन दोनों से कहता है कि मैं सलाह दूंगा तुम दोनों को कि इस हेवनली अलायंस में शामिल ना हो, अन्यथा आपके गुट को नष्ट कर दिया जाएगा, मतलब कि आपके क्लेनों को नष्ट कर दिया जाएगा। और भाई साहब है क्या कर डिप्टी कमांडर और भी कुछ कहने वाला होता है, तब यहाँ पर पिल टावर का पहला बुड्ढा भूल जाता है कि तुम मेरे पिल टावर को निगल सकते हो या फिर नहीं, वो तो आपके दांतों पर निर्भर करता है कि वो कितने ज्यादा सख्त हैं, लेकिन भविष्य में तुम्हें जरूर कोई ना कोई निगल लेगा। और भाई साहब पिल टावर के बुड्ढे की एक बात सुनते ही फेरी किंग और बर्निंग फ्लेम वैली के हुन यून कुछ भी नहीं कहते, सिर्फ अपनी आंखों को ठंडा कर इस बुड्ढे को देखने लगते हैं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो डिप्टी चीफ को देखता है और देखने के बाद उससे एक शब्द भी नहीं कहता, सिर्फ अपने हाथ हिलाता है। और भाई साहब जैसे हमारा जान अपना हाथ हिलाता है ना, तो हाथ हिलाते समय हमारा जान इस डिप्टी चीफ से कहता है कि जब आप वापस लौटे ना अपने क्लैन में और होल ऑफ सोल में मतलब कि हून कबीले और होल ऑफ सोल में, तो सभी को बता दें कि मैं एक दिन आऊंगा और होल ऑफ सोल और हून क्लैन के सभी बंदों को खिला डालूंगा। और भाई साहब है कहकर हमारा जान हाथ हिलाता है और हाथ हिलाती जो सामने डिप्टी कमांडर की परछाई थी ना, वो चकनाचूर हो जाती है। लेकिन चकनाचूर होने से पहले यहाँ पर मतलब कि इस हॉल में एक आवाज गूंजती है कि घमंडी लड़का, तुझको क्या लगता है कि तू कौन है? तेरे ग्रैंड दादाजी जो जुआन जैसा ताकतवर व्यक्ति भी मेरे हून कबीले के हाथों हार गया था, तो तू किस खेत की मूली है? तुम तो सिर्फ डाउ शेंग के वन स्टार पर हो। मैं तुम्हारी बातें ये याद रखूंगा जान, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम मुझे सजा देने के लिए आओगे। आहा हा हा हा। और भाई साहब ये कहती है काला धुआं एकदम पूरी तरह से गायब हो जाता है और एक पल के लिए डिप्टी कमांडर की आवाज इस हॉल में गूंजती रहती है। और यार मेरी आवाज भी आपके दिलों में गूंज रही है कि भैया यार सब्सक्राइब कर दो यार, लेकिन भैया यार सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तुम चैनल। और हाँ मैं एक नई नोवेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरे सेकंड चैनल पर, द ग्रेट रूलर, और वो कहानी है द ग्रेट 1000 वर्ल्ड की, क्योंकि हमारा जान यहाँ पर गॉड बनने के बाद उसी दुनिया में जाएगा, इसलिए मेरे ख्याल से आपको उस दुनिया की कल्टिवेशन के बारे में जान लेना चाहिए। तो सेकंड चैनल पर जाकर मेरे उस सीरीज को देख सकते हो, मेरे सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड